दोस्तों, आज फिर नई परख के दर्शकों को मैं अभय कुमार दुबे सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात सीधी होगी, बिना किसी हेरफेर की होगी और सटीक होगी। दोस्तों, वही हुआ जिसका हम सभी को डर था। पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल में जो हुआ, उससे एनडीए सरकार और उसके नेताओं के पेट में पानी हो गया है। उन्होंने खासकर नेपाल के नजारे ने तो उनकी रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासुल खास हैं, ने अपने एक आदेश पर सख्ती से अमल करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। यह आदेश ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPR&D को दिया गया है। यह केंद्र सरकार का एक संगठन है। फिर से मैं इसके नाम को दोहराता हूं ताकि आप इसके ऊपर ध्यान दे सकें। यह आदेश, गृह मंत्री अमित शाह का यह आदेश ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPR&D को दिया गया है। इसके बाद अब यह ब्यूरो देश में 1974 के बाद होने वाले सभी बड़े जन आंदोलनों का अध्ययन करके उस पर अपनी रपट बनाएगा और यह रपट अमित शाह को दी जाएगी। जाहिर है कि अमित शाह यह रपट बड़े साहब को दिखाएंगे और फिर यह रणनीति तय की जाएगी कि इस तरह के बड़े आंदोलनों को होने से पहले ही किस तरह से रोक दिया जाए। और अगर सरकार की कोशिशों के बावजूद ये होने भी लगे तो उनकी गोलबंदी कैसे रोकी जाए, बड़े पैमाने पर लोगों को जमा करने से इन आंदोलनों को कैसे रोका जाए, सड़कों पर प्रदर्शन करने, संसद की तरफ या किसी सरकारी विभाग या इमारत की तरफ मार्च को रोकने की तरकीबें किस तरह से विकसित की जाएं। दोस्तों, मामला बहुत ही गंभीर है। देश में बहुत बेरोजगारी है, बहुत महंगाई है, अमीरों और गरीबों के बीच में बहुत ज्यादा खाई बढ़ चुकी है और इन बातों को सरकार भी घुमा फिराकर स्वीकार करती है। कहीं कहीं भी नौजवानों की परीक्षाएं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं ठीक से नहीं होती, कहीं कहीं उनके पेपर लीक हो जाते हैं, तो नौजवान गुस्से में बड़े पैमाने पर कई जगहों पर इकट्ठा जमा होते हैं। वो राज्यों की राजधानियों में जमा होते हैं और दिल्ली देश की राजधानी में भी जमा होते हैं। ऐसी परिस्थिति में कभी भी कुछ इस तरह का एक संगीन मामला बन सकता है कि अगर प्रशासन कोई गलती कर दे, किसी किस्म का कोई दमनकारी उपाय अपना ले जिससे लोग भड़क जाएं और वो आंदोलनकारियों को एक ट्रिगर पॉइंट मिल जाए और नौजवान लोग किसी सरकारी इमारत या सरकारी संस्था या लोकतांत्रिक संस्था की तरफ दौड़ पड़े। ऐसी हालत में सरकार को उन्हें रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए उनका दमन करना पड़ेगा, बल प्रयोग करना पड़ेगा। बल प्रयोग किसी भी सीमा तक जा सकता है और उससे जो राजनीतिक परिस्थिति बनेगी, वो राजनीतिक परिस्थिति इस सरकार के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो सकती है। पूरा का पूरा ठीकरा इसी सरकार पर, अमित शाह पर और नरेंद्र मोदी पर पड़ेगा। और इस बात को जो बात मैंने अभी कही है अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत में, सीधी बात के अंत में भी ये बात मैं दोहराऊंगा, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि सारी चीजें नेपाल की ही तर्ज पे हों, लेकिन चूंकि हमारे पड़ोसी देशों में इस तरह के तमाम जन विद्रोह हो रहे हैं, तो उसकी खबर, उसकी तस्वीरें टीवी के जरिए आम लोगों तक भी पहुंचती हैं और आम लोग भी देखते हैं कि वे भी उन्हीं समस्याओं के शिकार हैं जिन समस्याओं के शिकार नेपाल के, श्रीलंका के और बांग्लादेश के लोग थे। बहरहाल, अमित शाह का आदेश मिलते ही पुलिस के ब्यूरो ने एक टीम गठित करने की कवायद शुरू कर दी है। यह टीम राज्य पुलिस विभागों से पुरानी केस फाइलें और क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID की रिपोर्टें मंगवाएगा। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FIU इंडिया और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT ऐसी एजेंसियों को भी आंदोलनों की वित्तीय जांच के लिए शामिल किया जाएगा। खास बात यह है कि अमित शाह ने इस तरह के आदेश पहले जुलाई के अंतिम सप्ताह में नई दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा आयोजित 2 दिवसीय नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज कॉन्फ्रेंस 2025 में दिए थे। लेकिन जैसा कि सरकारी विभागों में होता है, उस आदेश पर ढीले अंदाज में कार्रवाई हो रही थी। लेकिन जैसे ही नेपाल की सड़कों पर आंदोलनकारी गुस्से में भरकर सत्ताधारियों को पीटते हुए, संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट को जलाते हुए, सत्ताधारियों की संपत्तियों को फूंकते हुए दिखे, गृह मंत्रालय को फौरन ये आदेश याद आए और इन पर अमल करने के लिए उसने ब्यूरो के स्क्रू कसने शुरू कर दिए। दोस्तों, अमित शाह मानते हैं
दोस्तों, अमित शाह मानते हैं कि इस तरह के बड़े बड़े आंदोलनों के पीछे विदेशी हाथ हो सकता है, इसलिए इनकी फंडिंग की जांच अवश्य की जानी चाहिए। उनके आदेश के परिणाम स्वरूप ब्यूरो जांच करते समय इन आंदोलनों के कारणों के साथ साथ इनके वित्तीय पहलुओं, अंतिम परिणामों और पीछे से काम करने वाले खिलाड़ियों का विश्लेषण भी करेगा। पूरा अंदेशा है कि एक बार ब्यूरो का पूरा विश्लेषण तैयार हो गया, रपट बन गई, फिर देश को आंदोलन विहीन करने की तरफ ले जाने की एक विस्तृत रणनीति तैयार की जाएगी। गौर कीजिए, देश को आंदोलन विहीन करने की विस्तृत रणनीति। इसी चर्चा में मैं आगे बताऊंगा कि नेपाल की घटनाओं के कारण सरकारी एजेंसियों को विशेष रूप से चौकन्ना किया गया, लेकिन देश को आंदोलन विहीन करने की तैयारी सरकार बहुत लंबे अरसे से कर रही है। इस तैयारी के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक विचारधारात्मक थीसिस है कि राजनीतिक प्रतिरोध करने की आदत दरअसल पश्चिमी समाजों और वहां की राजनीति की देन है। संघ कहता है कि इस खराब आदत के विपरीत भारतीय परंपरा तो सहयोग की है। दोस्तों, आपको याद होगा कि किसानों ने 3 काले कानूनों के खिलाफ दिल्ली को 3 तरफ से घेर लिया था। वे 1 साल तक दिल्ली को घेरे रहे। सरकार पहले ये समझ नहीं पाई कि किसान आएंगे, दिल्ली की सीमा में आएंगे और उसके बाद वो दिल्ली की सीमा पर धरने लगाकर बैठ जाएंगे और धीरे धीरे उनके धरने में बहुत बड़े पैमाने पर किसानों की, स्त्रियों और पुरुषों की भागीदारी होने लगेगी और सारे देश और दुनिया का पूरा मीडिया का ध्यान उसी तरफ केंद्रित हो जाएगा। बाजी जिस वक्त धरने लग गए, उसी वक्त बाजी सरकार के हाथ से निकल गई। उससे सरकार ने ये सबक सीखा था कि अब हम दिल्ली में किसी किसान आंदोलन को घुसने ही देंगे। उसके बाद से हरियाणा वगैरह से जितने भी किसानों ने कोशिशें की, सरकार ने बड़े पैमाने पर बैरिकेड लगाए, कितनी भी आलोचना हुई, लेकिन सरकार ने किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसके लिए सरकार काफी नहीं चाहती कि वो किसी भी तरह की नाजुक परिस्थिति में फंसे। लेकिन जहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की थीसिस का सवाल है, अगर इस थीसिस को लागू कर दिया गया तो किसी भी भारतीय नागरिक को 2 चुनावों के बीच संविधान के मुताबिक चुनी गई सरकार के खिलाफ किसी भी जन आंदोलन में भागी करने से रोकने की तरकीबें इस्तेमाल की जाएंगी। कहा जाएगा कि नागरिकों का काम वोट डालना है, चुनाव हो वो वोट डाले, फिर अगले 5 साल इंतजार करे और उसके बाद फिर वोट डालकर अपने राजनीतिक कर्तव्य की इतिश्री कर ले। 2 चुनावों के बीच किसी भी तरह का जन आंदोलन, प्रतिरोध की कार्रवाई या आंदोलनकारी गोलबंदी को यह थीसिस संविधान और भारतीय परंपरा की भावना का उल्लंघन मानती है। आलोचनात्मक दृष्टि से देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि संघ परंपरा और संविधान के नाम पर एक ओबीडियंट सोसाइटी यानी आज्ञा पालक समाज बनाने का प्रोजेक्ट चला रहा है। पहले श्रीलंका में हुई बगावत, फिर बांग्लादेश में हुआ तख्ता पलट और अब नेपाल में हुई हिला देने वाली घटनाओं की रोशनी में लगता है कि अमित शाह को संघ की इस थीसिस की याद आ गई है। उन्हें लग रहा है कि अगर जनता की नाराजगी से बचना है, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को प्रभावहीन बनाना है, तो किसी न किसी प्रकार आंदोलनों को करना नामुमकिन बना देने की तिकड़म करनी होगी। दोस्तों, मैं से तिकड़म एक खास कारण से कह रहा हूं। आंदोलन करने पर कानूनी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अगर हाथ की सफाई दिखाते हुए बिना घोषित किए कुछ प्रतिबंधों को लगाया गया तो न केवल देश में उसके खिलाफ हंगामा होगा, संसद में हंगामा होगा, बल्कि विदेशों में सरकार की इस निरंकुश हरकत के विरोध में आवाज उठने लगेगी। इसलिए अमित शाह सभी पक्षों पर गौर करने के बाद ही कुछ करना चाहते हैं। वे एक ऐसी सुरक्षित रणनीति बनाने की फिराक में हैं कि ज्यादा हंगामा भी ना हो और आंदोलन करने के रास्ते में बाधाएं भी खड़ी कर दी जाएं। जाहिर है कि पुलिस ब्यूरो इस प्रक्रिया में कोई ना कोई एसओपी तैयार करेगा। एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इस नए एसओपी के तहत हो सकता है कि इस तरह के नियम बना दिए जाएं कि धरना प्रदर्शन करने, रैली करने या जुलूस निकालने की इजाजत देने के लिए कड़ी शर्तों का प्रावधान हो। आंदोलनकारी समूहों और विपक्षी पार्टियों से पूछा जाने लगे कि आपके पास इस आंदोलनकारी कार्यक्रम के लिए धन कहां से आ रहा है, आपके कार्यकर्ता कौन हैं, आपके नेता कौन हैं, आप इसमें कैसे नारे लगाएंगे, इसकी लिस्ट दीजिए, आपके बैनर पोस्टरों पर क्या लिखा है ये हमें पहले से बताइए। यह भी हो सकता है कि उनसे अंडरटेकिंग लेने के प्रावधान बना दिए जाएं कि अगर आप अमुक अमुक शर्तों का उल्लंघन करते पाए गए तो आपके खिलाफ अमुक अमुक अनुच्छेदों या धाराओं में कड़ी या निरोधात्मक कार्रवाई की जा सकती है। यहां ध्यान देने की बात यह है कि अमित शाह के आदेश में 1974 का साल एक कट ऑफ के रूप में सामने आया है। यानी जांच पड़ताल होगी, जो भी जांच पड़ताल होगी वो 1974 के बाद के आंदोलनों के बारे में मुख्य तौर पर होने वाली है।
नई परख के दर्शकों को याद ही होगा कि 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति आंदोलन चला था। उसमें संघ और भाजपा के तत्कालीन संस्करण जनसंघ ने खुलकर भागीदारी की थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री को शक था कि यह आंदोलन उन्हें अपदस्थ करने के लिए चलाया जा रहा है। साफ तो नहीं, लेकिन इशारों इशारों में तत्कालीन सत्ता प्रतिष्ठान इस आंदोलन को मिलने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रोत्साहनों की बात कर रहा था। अगर अमित शाह इसे भी जांच पड़ताल के दायरे में लाते तो 1974 की फाइलें भी खुलती, तो हो सकता है कि जनसंघ और संघ के बारे में कुछ असुविधाजनक तथ्यों का उद्घाटन हो जाता, ये तथ्य सामने आ जाते। इसलिए उन्होंने चालाकी से जांच की कट ऑफ डेट 1974 रखी। इसी के साथ एक बात और यहां ध्यान देने योग्य है, विश्व हिंदू परिषद ने 1980 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू कर दिया था। यह आंदोलन धीरे धीरे हिंसक हो गया और अराजकता फैलाने वाली राजनीति में बदलता चला गया। संविधान के तहत चुनी गई सरकारों पर कारसेवक टिड्डी दल की तरह टूटने लगे। अंततः 6 दिसंबर 1992 को कारसेवक बाबरी मस्जिद ध्वस्त करके ही माने। उन्होंने न सुप्रीम कोर्ट की परवाह की, न केंद्र सरकार की परवाह की और न ही राज्य सरकारों की परवाह की। भाजपा भी इस आंदोलन में कूदी और इसकी राजनीतिक फसल भी भाजपा ने ही काटी। दरअसल 1984 में 2 सीटों पर सिमट जाने वाली भाजपा का पुनरुत्थान इसी आंदोलन से शुरू हुआ। यहां सवाल उठता है कि क्या पुलिस का ब्यूरो राम जन्मभूमि आंदोलन की फाइल भी खोलेगा? क्या उस आंदोलन द्वारा राम मंदिर बनाने के नाम पर जमा किए गए अकूत धन की जांच भी पुलिस का ब्यूरो और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीडीटी करेगा? अमित शाह के आदेश के ये पहलू धीरे धीरे सामने आएंगे। इस घटनाक्रम पर नजदीकी निगाह रखनी पड़ेगी। विपक्षी पार्टियों, खासकर राहुल गांधी को ध्यान से देखना होगा कि ब्यूरो की जांच किस ओर जा रही है और जांच रपट के नाम पर क्या गुल खिलाया जा रहा है। अमित शाह भी जानते हैं और राहुल गांधी भी जानते हैं कि एक लोकप्रिय आंदोलन सरकार की चूल्हे हिला सकता है। अन्ना आंदोलन एक बड़ी वजह थी मनमोहन सिंह को गद्दी से उतारने और मोदी को गद्दी पर बैठाने की। जरा सोचिए कि नेपाल की तर्ज पर किसी मांग या समस्या के कारण आंदोलन करने वालों की भीड़ दिल्ली में जमा हो गई, जो कभी भी हो सकती है, क्योंकि सरकार की विफलताओं और नौजवानों और छात्रों में बहुत गुस्सा है, और किसी प्रशासनिक गलती से उनके गुस्से को कोई ट्रिगर पॉइंट मिल गया और कोई नेपाल से मिलती जुलती अनहोनी हो गई, तो उसका सारा ठीकरा अमित शाह और मोदी के दरवाजे ही फूटेगा। दोस्तों, यही है वह डर जिसकी वजह से भाजपा के नेतृत्व की रातों की नींद हराम हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने नई परख के दर्शकों को बताया था कि किस तरह निशिकांत दुबे के नेतृत्व वाली संसदीय समिति ने सरकार को लिखकर भेजा है कि भारत की हालत नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी होने से रोकने के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने के बारे में विचार करना चाहिए। यह सब अमित शाह का आदेश सामने आ गया है। यह आदेश बताता है कि सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है और सरकार किस नजर से मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति को देख परख रही है। ऊपर से संघ की संस्कृति तो है ही, संघ किसी भी आंदोलन पर पाबंदी लगाने का समर्थन करने में एक पल भी नहीं लगाएगा। दोस्तों, यह खबर बेहद चिंताजनक है। जो लोग लोकतांत्रिक अधिकारों में विश्वास करते हैं उन्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। सरकार के एक एक कदम को ध्यान से देखना चाहिए। अगर हम अपनी लोकतांत्रिक आजादियों की हिफाजत नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये समीक्षा, हमारा ये दृष्टिकोण, हमारा ये विश्लेषण पसंद आया है तो आप नई परख को जरूर सब्सक्राइब करें। पूरे उत्साह के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़ें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें। केवल तभी आपके समर्थन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और मजबूत हो सकते हैं। धन्यवाद।